Good afternoon, my dear students. Today we are going to discuss the topic that is electroconvulsive therapy. In short form, we call it as a ECT. और जो ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रेगुलरली कंटिन्यूसली फाइनल एग्जाम्स में आता है। इसलिए आप इस टॉपिक को गौर से सुनिए और जहाँ पे भी डाउट रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो। जो ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, इसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, इसका डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इंडिकेशंस। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या बोलेंगे कि जो ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है, ये वो थेरेपी है जिसमें हम एक इंसान को इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट के बाद इस पेशेंट में सीजर्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। मेनली ये यूज हुई है कब? इन 1934 में। जो पेशेंट शिकार हुए होते थे, जो पेशेंट सफ़र हुए होते थे फ्रॉम द साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स या साइकेट्रिक इलनेस, तो इन 1934 इट वाज यूज्ड फॉर द पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम द साइकेट्रिक इलनेस या मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर्स। तो जब ये यूज़ की गई तो देखा गया कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है पेशेंट्स को। जिस पेशेंट को दे रहे थे हम ये ECT, वो हम उनको इम्प्रूवमेंट आ रही थी। फिर बोला गया कि ये जो ये ECT है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड पोवाइटल ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट विद मेंटल डिसऑर्डर्स, and it is also that therapy for the patients, and it is also the life saving therapy for the patients who is suffering from the mental illness and mental disorders. Okay, and this was little about the introduction. उसके बाद अगर हम इस किस पे आएंगे, डेफिनेशन पे आएंगे। अगर हम डेफिनेशन पे आएंगे तो डेफिनेशन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे आएंगे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, देयर वर 2 इटालियन साइंटिस्ट्स, इटालियन साइकेट्रिस्ट्स। 2 इटालियन साइकेट्रिस्ट थे, उनका नाम था यूगो कार्लेटी एंड ल्यूकियो बिन्नी, जिनको आपने सुना भी होगा, कार्लेटी एंड बिन्नी। तो दे वर द 2 साइंटिस्ट्स जिन्होंने ये ECT यूज की। कब? इन 1938। इन 1938 इन्होंने ये ECT यूज की। किस पे? ए 39 ईयर ओल्ड वैंडरिंग ल्यूनेटिक। ए 39 ईयर ओल्ड वैंडरिंग ल्यूनेटिक, उस पेशेंट पे उन्होंने ये ECT दी। किसने? कार्लेटी एंड बिन्नी ने। कब? इन 1938। जब इन्होंने इस पेशेंट को दी विद अ वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट। इस टाइम उन्होंने 100 वोल्ट यूज किया था। और जब उन्होंने इस पेशेंट को ये दी ECT, तो जब इसके बाद इनको पता चला कि इस ECT से इस पेशेंट में इंप्रूवमेंट आने लगी। तो उसके बाद जब ECT कंटिन्यूसली दी तो उन्होंने देखा कि जो ये ECT हम दे रहे हैं इस पेशेंट को, इसमें रिकवरी होने लगती है, इसमें इंप्रूवमेंट लगती है जो पेशेंट सफर हुआ होता था मेंटल डिसऑर्डर से। ओके, तो डेट वाज 1938। उसके बाद जब इन 2 साइंटिस्ट ने दी, उसके बाद एक कमेटी फ्रेम हुई, दैट इज कॉल्ड एज APA। APA का मतलब क्या है? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। एक अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक टास्क फोर्स रिकमेंड किया, एक टास्क फोर्स बनाया। कब? इन 1974। जब उन 2 साइंटिस्ट ने दी, फिर AP ने, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक टास्क फोर्स फ्रेम किया, एक टास्क फोर्स बनाया। कब? 1974 में।
तो इनको क्या काम दिया गया, इनको काम दिया आप ये मॉनिटर करो, जो ये ईसीटी दे रहे हैं ये पेशेंट्स, आप ये मॉनिटर करो। उसके बाद मॉनिटर करने के बाद जब एपी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का जो टास्क फोर्स है उनने मॉनिटर किया, तो उनको पता चला कि जो ये ईसीटी है इट इज सेफ एंड क्यूरेटिव ट्रीटमेंट for the patients who is suffering from mental disorders. ओके तो उसके बाद इस अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के टास्क फोर्स ने कुछ गाइडलाइंस रिकमेंड की और इन्हीं गाइडलाइंस के थ्रू एक पेशेंट को हम ईसीटी दे सकते हैं, जो हम आजकल दे रहे हैं। तो दिस वाज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस ईसीटी। ओके तो किन्होंने दी, कार्लेटी एंड बिनी, कब 1938। फिर क्या हुआ फ्रेम, एक अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक टास्क फोर्स बनाया, कब बनाया 1938 में, और टास्क फोर्स कब बनाया 1974। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें मॉनिटर किया और रिकमेंड किया, गाइडलाइंस फ्रेम की, और उन गाइडलाइंस के थ्रू हम ईसीटी दे रहे हैं आजकल भी, और उस टाइम भी उन्होंने उसी गाइडलाइंस के थ्रू फ्रेम, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो ये हम ईसीटी दे रहे हैं दिस इज द सेफ and curative treatment for the patients with mental disorders or psychiatric disorders. Clear? So this was the historical perspective. Now we come to the definition. तो इंट्रोडक्शन या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको पता चला, अब हम डेफिनेशन पे आएंगे। डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे कि जो ये ईसीटी है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटिक थेरेपी। जो ईसीटी या सोमैटिक थेरेपी है ये हम किस लिए देते हैं, फॉर क्यूरिंग द मेंटल इलनेस या साइकेट्रिक इलनेस। जो ये ईसीटी है या सोमैटिक थेरेपी है ये एक वो ट्रीटमेंट है जिसमें हम इंसान के पेशेंट के टेम्पोरल लोब पे ट्रू इलेक्ट्रोड्स पुट करते हैं। हम इंसान के बोथ साइड ऑफ द टेम्पोरल लोब वी पुट द इलेक्ट्रोड्स। तो जब इलेक्ट्रोड्स पुट करते हैं उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं और उस इलेक्ट्रिक करंट का वोल्टेज कितना होता है, दैट शुड बी 70 to 150 वोल्ट। कितने देर तक हम वो करंट देते हैं, the duration of the electric current is 0.1 to 0.5 seconds. Voltage is 70 to 150 and the duration of the electric current is 0.1 to 0.5 seconds. बुक्स कुछ लिखते हैं 70 to 120 volts और कुछ बुक्स लिखते हैं ड्यूरेशन 0.1 to 0.2 seconds. ओके को इलेक्ट्रिक ईसीटी या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी वो थेरेपी है जिसमें हम एक इंसान को इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं विद द वोल्टेज ऑफ 70 to 150 वोल्ट एंड ड्यूरेशन इज 0.1 to 5 सेकंड्स। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हमें इलेक्ट्रिक करंट पास इसलिए करते हैं कि टू प्रोड्यूस ग्रैंड माल सीजर्स। हम इसलिए प्रोड्यूस के इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं क्योंकि एक इंसान में एक ग्रैंड माल सीजर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। वो हम आगे देखेंगे कि ये ग्रैंड माल सीजर्स क्या होते हैं। ओके गो डेफिनेशन में, इट इज अ टाइप ऑफ थेरेपी इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन टू द पेशेंट थ्रू द इलेक्ट्रोड्स which are put on the both side of the temporal lobe and with the current of 170 to 150 volt and the duration is 0.1 to 0.5 seconds. और उसके बाद क्या होते हैं, टू प्रोड्यूस द ग्रैंड माल सीजर्स। ओके या सेकंड डेफिनेशन हम बोलेंगे, इट इज द फिजिकल थेरेपी या साइकोसोमैटिक थेरेपी इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोड्स विद द वोल्टेज ऑफ दिस and to produce the grand mal scissors. Okay, these were the two definitions of the ECT. Clear? Now हम इस पे आएंगे, पहले mechanism of action पे आएंगे कि what is the mechanism of action of ECT. बहुत सारी रिसर्चेस हुई है, बहुत सारी एविडेंसेस आई हैं, बट द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ ECT इज अननोन। जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स है,
हर किसी मेंटल डिसऑर्डर का जो मैकेनिज्म है दैट इज अननोन। इसी तरफ जो ये ईसीटी है इसका भी जो मैकेनिज्म है इसका अननोन है। बट सम थ्योरी सजेस्ट, कुछ थ्योरी सजेस्ट करते हैं कि मैकेनिज्म ये हो सकता है, ईसीटी वर्क ऐसा करता होगा। बट हम फर्स्ट थ्योरी लेंगे दैट इज न्यूरो ट्रांसमीटर थ्योरी। अब भी न्यूरो थ्योरी क्या बोलती है कि ईसीटी कैसे वर्क करती है। न्यूरो थ्योरी सजेस्ट करती है कि जब हम एक इंसान को ईसीटी देते हैं, फॉर एग्जांपल इस पेशेंट को हम ईसीटी देते हैं, ईसीटी के बाद एक जब हम सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सीजर्स क्या करते हैं, जो इसमें जो इम्बैलेंस आई होती हैं किसकी, न्यूरोट्रांसमीटर्स की, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ये स्टेबल कर देती हैं, कौन, ईसीटी, जो सीजर्स प्रोड्यूस होती है। सेम इज द केस जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स काम करते हैं। जो जैसे हम एंटी डिप्रेसेंट होता है, किसी का मूड डिप्रेस्ड होता है तो हम जैसे ही उसको मेडिकेशन देते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, तो उस पेशेंट का जो मूड होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि उसका जो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस होती थी वो नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। तो ऐसे ही जब न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाती है, जब हम ईसीटी देते हैं तो जब वहां पे लास्ट में जो सीजर्स, मैंने बोला सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं, उन सीजर्स की वजह से जो पेशेंट का जो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाता है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, जिसकी वजह से एक इंसान का मूड स्टेबल हो जाता है। क्लियर? वो ये एक थ्योरी सजेस्ट करती है। सेकंड थ्योरी अगर हम की बात करेंगे दैट इज एंटी कन्वल्सेंट थ्योरी। एंटी कन्वल्सेंट थ्योरी, ये एंटी कन्वल्सेंट थ्योरी क्या बोलती है? एंटी कन्वल्सेंट थ्योरी वो ये चीज बोलती है कि जब हम पेशेंट्स को ईसीटी देते हैं तो वहां पे प्रोड्यूस होते हैं सीजर्स। तो इन सीजर्स से क्या होता है, ये सीजर्स एक ब्रेन को सिखाते हैं हाउ टू रेसिस्ट द सीजर्स, उन सीजर्स को कैसे रेसिस्ट करना है। तो जब ब्रेन रेसिस्ट करता है सीजर्स तो वहां पे क्या होता है, वहां पे डैम्पर हो जाता है, कौन सी, जो वो ब्रेन में एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है वो डैम्पर हो जाती है, जिसकी वजह से एक पेशेंट का मूड स्टेबल हो जाता है। आई बात समझ? तो सीजर्स प्रोड्यूस हुए, तो ये थ्योरी क्या बोलते हैं, सीजर्स प्रोड्यूस हुए, सीजर्स प्रोड्यूस करने के बाद जो ब्रेन है वो इसको सिखाता है कि इन सीजर्स को कैसे फाइट करना है, इनको कैसे रेसिस्ट करना है। जैसे रेसिस्ट करेगा तो जो एबनॉर्मल एक्टिविटी है वो डैम्पर आउट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट का मूड है वो स्टेबल हो जाता है। क्लियर? दिस इज द एंटी कन्वल्सेंट थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी अगर हम बात करेंगे न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी। न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी, अगर मैं न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी की बात करूंगा, आपने इसमें न्यूरो एंडोक्राइन कॉज दैट इज द, उस टाइम मैंने पढ़ा डिजीज में हाइपोथायरायडिज्म ऑल दैट। तो अगर यहाँ पे न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी की बात करूंगा, जो ये न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी है, क्योंकि जब हम सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं तो हमारी बॉडी में जो हार्मोनल लेवल है वो जब एबनॉर्मल होती है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाती है। तो जैसे ही हम सीजर्स प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे एक चीज रिलीज हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोपेप्टाइड, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोपेप्टाइड। तो इस न्यूरोपेप्टाइड की वजह से हमारा जो मूड है वो स्टेबल हो जाता है। अब जब हम सीजर्स देते हैं तो न्यूरोपेप्टाइड रिलीज हो जाता है, उस न्यूरोपेप्टाइड की वजह से एक पेशेंट का जो मूड है वो स्टेबल हो जाता है। क्लियर? समझ आया? उसके बाद दो दीज आर द थ्योरीज जिसमें हम बोलते थे कि इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है। ओके, क्लियर? तो उसके बाद नेक्स्ट चीज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द इंडिकेशंस। जो ये ईसीटी हैं ये हम किन किन पेशेंट्स को देते हैं, जैसे मैंने एपीए की बात की, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की बात की, तो इस अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने कुछ गाइडलाइंस, मैंने पहले ही बोला, तो उन गाइडलाइंस में उन्होंने बोला कि जो ये ईसीटी हैं इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, ये जो ईसीटी हैं ये हम किस किस पेशेंट में दे सकते हो। आई बात समझ? तो फर्स्ट अगर हम बात करेंगे पेशेंट विद जिनका जो सीवियर डिप्रेशन हो, जिस पेशेंट या जिन पेशेंट्स का सीवियर डिप्रेशन है उनको हम ईसीटी देते हैं। पेशेंट सेकंड इज जिनका सीवियर साइकोसिस हो, उन पेशेंट को हम ये ईसीटी देते हैं।
उसके बाद थर्ड की अगर बात करेंगे, पेशेंट विद मीनिया, मैंने मीनिया भी पढ़ा है, तो मीनिया तो उनको हम ईसीटी दे सकते हैं। फोर्थ इज पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम शीजोफ्रीनिया, शीजोफ्रीनिया का भी डिटेल लेक्चर है, तो शीजोफ्रीनिया जो भी सफर हुए होते हैं शीजोफ्रीनिया से, उनको भी हम ईसीटी दे सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ, जब पेशेंट हु है स्कीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर्स, स्कीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर्स, स्कीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर्स, उनको हम ईसीटी देते हैं। पेशेंट सिक्स्थ, जिनको पोस्टपार्टम साइकोसिस, उनको हम ईसीटी दे सकते हैं। पेशेंट विद सेवंथ, पेशेंट विद ईपीएस, ईपीएस का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स, जब हाँ एंटीसाइकोटिक्स, जो भी पेशेंट एंटीसाइकोटिक्स लेता है, एक एंटीसाइकोटिक्स का एक मेन एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, उन ओवरऑल वो टोटल साइड इफेक्ट्स को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। उसमें मूवमेंट प्रॉब्लम होती हैं, मूवमेंट एकैथीसिया, टार्डाइव डिस्काइनेशिया, तो वो हम डिटेल्ड में ही पढ़ेंगे। तो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जब पेशेंट एंटीसाइकोटिक्स लेता है, तो एंटीसाइकोटिक्स की वजह से जो वो ड्रग्स है उनका साइड इफेक्ट आया, तो उन साइड इफेक्ट को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। जिस पेशेंट को भी एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स होंगे तो उस पेशेंट को हम ईसीटी दे सकते हैं। वो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ ए ईसीटी, किन पेशेंट को हम ईसीटी दे सकते हैं। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इंडिकेशंस। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट होगा या कहीं पे भी क्वेश्चन अराइज हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट इसका पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।